Hello everyone, in this video we will cover the topic hypovolemic shock. So hypovolemic shock क्या होता है? Is caused by severe blood and fluid loss. So बॉडी में जब सीवियर ब्लड लॉस हो जाता है किसी एक्सीडेंट के केस में या फिर फ्लूइड लॉस हो जाता है तो इस तरीके की कंडीशन को हम हाइपोवोलेमिक शॉक में कंसिडर करते हैं. सच हैज़ फ्रॉम ट्रॉमेटिक बॉडीली इंजरी, किसी इंजरी के चलते विच मेक्स द हार्ट अनेबल टू पम्प इनफ ब्लड टू द बॉडी. इंजरी की वजह से जो हार्ट होता है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लड पंप नहीं कर पाता है, उस वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है. और सीवियर एनीमिया की कंडीशन में भी हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिलता है. वेयर देयर इज़ नॉट इनफ ब्लड, जहाँ पर इनफ ब्लड नहीं होता है टू कैरी ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए थ्रू द बॉडी, पूरी बॉडी तक. कॉजेज़, अब क्या क्या कॉजेज़ होते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक के? लूजिंग अबाउट 1/5 और मोर ऑफ द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड इन बॉडी कॉज हाइपोवोलेमिक शॉक. 1/5 अमाउंट जो ब्लड होता है बॉडी का वो लूज़ कर देते हैं अगर हम, तो हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में पेशेंट चला जाता है. द अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड in your body also may drop when you lose too much body fluid from other causes. यानी कि कुछ और भी कारण होते हैं जिन कारणों की वजह से हम अपने बॉडी का जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, जो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा होता है, वो कुछ और भी कारणों से कम हो जाता है. अब वो कौन कौन से कारण होते हैं या कॉजेज़ होते हैं? ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स, अगर कहीं कट लग गया है सीवियर तो वहाँ से अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उस वजह से जो बॉडी का फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाएगा, तो बॉडी में डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी. इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है, सच एज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ब्लीडिंग. और इसके अलावा ब्लीडिंग फ्रॉम अदर इंजरी के चलते कोई ब्लीडिंग हो गई है तो. अगर डायरिया है पेशेंट को या सीवियर डिहाइड्रेशन है तो उस वजह से भी जो हाइपोवोलेमिक शॉक है वो अकर हो सकता है. बर्न्स की कंडीशन है, एक्सेसिव पर्सपिरेशन अगर पेशेंट फेस कर रहा है तो उसको हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है. अब बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की. सो हाइपोवोलेमिक शॉक की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, उस कंडीशन की वजह से हाइपोवोलेमिया हो जाएगा. हाइपोवोलेमिया आपको पता ही होगा क्या होता है. उस हाइपोवोलेमिया की वजह से सेल हाइपोजिया देखने को मिलेगा. सेल हाइपोजिया का मतलब होता है कि सेल्स के अंदर O2 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है. इस वजह से एनर्जी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी बॉडी के अंदर. लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा. फॉल इन पीएच देखने को मिलेगा. लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा. एंड देन जो सेल मेम्ब्रेन्स होगी हमारी वो डिसफंक्शन हो जाएगी. और सेल मेम्ब्रेन डिसफंक्शन देखने के साथ साथ फेलियर ऑफ सोडियम पंप भी देखने को मिलेगा. उसके बाद जो इंट्रासेल्यूलर लाइसोसोम्स होते हैं हमारे पास वो रिलीज़ करते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि आगे चल के टॉक्सिक सब्सटेंस की फॉर्म लेते हैं. और वो जब टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं वो सर्कुलेशन के अंदर फैल जाते हैं तो जो एंडोथीलियम्स होती है ब्लड की जो एंडोथीलियम मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो जाती है. और इस डिसफंक्शन और डिस्ट्रक्शन की वजह से सेल डेथ देखने को मिलती है. नाउ अब बात करेंगे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक के. तो अगर किसी पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक होगा तो उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? एंजाइटी देखने को मिलेगी, एगिटेशन देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, कूल एंड कामी स्किन देखने को मिलेगी, डिक्रीज्ड और नो यूरिन आउटपुट, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड नहीं है तो यूरिन आउटपुट भी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा. पेल स्किन, स्वेटिंग, मॉइस्ट स्किन देखने को मिलेगी. एंड अनकॉन्शियसनेस पेशेंट को देखने को मिलेगी. अनकॉन्शियसनेस हमें देखने मिलेगी. रैपिड ब्रीथिंग, जनरल वीकनेस, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं. अब बात करते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक के ट्रीटमेंट क्या है. सो न्यूमेटिक शॉक गारमेंट्स, यानी कि ऐसे कोई भी एप्लीकेंट्स जो जिस साइट पे इंजरी हुई है वहाँ पे लगा दें तो वो ब्लीडिंग को रोक सकें, उन चीज़ों को हम बोलते हैं न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट्स विच मे बी अप्लाई टू कंट्रोल इंटरनल एंड एक्सटर्नल हेमोरेज बाय डायरेक्ट प्रेशर. फ्लूइड सच एज नॉर्मल सलाइन, जो नॉर्मल सलाइन होता है और लैक्टेड रिंगर सॉल्यूशन होता है उसको हम पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करेंगे. रीस्टोर फिलिंग प्रेशर, ताकि फिलिंग प्रेशर जो होता है उसको रीस्टोर किया जा सके.
पैक्ड आरबीसी रेड ब्लड सेल्स इन हेमरेजिक शॉक। अगर हेमरेज है, कोई चोट है जिस वजह से जो ब्लड लॉस है वो ज़्यादा हो गया है, तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं पेशेंट के अंदर टू रीस्टोर ब्लड लॉस एंड इम्प्रूव द ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ताकि जो ब्लड लॉस है उसको हम रीस्टोर कर पाएँ और ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको हम बढ़ा पाएँ। नाउ अब बात करेंगे हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर नर्सिंग केयर प्लान की। सो नर्सिंग केयर प्लान के अंदर हम सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट को पढ़ते हैं। सो असेसमेंट इज़ वन ऑफ द नर्स प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। नर्स की जो सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है नर्सिंग असेसमेंट, यानी कि पेशेंट को पेशेंट के अंदर आइडेंटिफाई करना, उसको क्वेश्चन पूछ के या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करके कि पेशेंट को एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। एंड दिस मस्ट बी डन प्रीशियसली एंड डिलीजेंटली। इसे बहुत ध्यान से करना चाहिए, मतलब ये बहुत ध्यान से करने वाला प्रोसीजर है। साइंस ऑफ एक्यूट ऑर्गन डिसफंक्शन। कौन कौन से साइंस होते हैं एक्यूट ऑर्गन डिसफंक्शंस के? सो हाइपोटेंशन, शॉक के अंदर हाइपोटेंशन की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर सीवियर लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, ट्रैकिपनिया, ट्रैकिकार्डिया, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, क्लोथिंग डिसऑर्डर एंड हेपेटिक एबनॉर्मलिटीज़। सो असेसमेंट के दौरान ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अब डायग्नोसिस की। सो नर्सिंग में अब डायग्नोसिस की बात करेंगे। सो डायग्नोसिस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी और किन किन चीज़ों को हमें आगे जाके इम्प्रूव करना है। फर्स्ट है रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू मैसिव वैसोडाइलेशन। मैसिव वैसोडाइलेशन की वजह से जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिलेगा। रिस्क फॉर डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज देखने को मिलेगा रिलेटेड टू डिक्रीज प्री लोड, क्योंकि प्री लोड जो है हार्ट के अंदर वो भी डिक्रीज है। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू इंटरफेरेंस विथ ऑक्सीजन डिलीवरी, गैस एक्सचेंज जो है वो इम्पेयर्ड हो चुका है, वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। रिस्क फॉर शॉक रिलेटेड टू इन्फेक्शन, शॉक के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब क्या क्या प्लानिंग और गोल्स, जो प्लानिंग क्या क्या करनी पड़ेगी नर्स को। सो पेशेंट विल डिस्प्ले हीमोडाइनमिक स्टेबिलिटी, यानी कि पेशेंट के अंदर जो फ्लूइड का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि जो फ्लूइड का वॉल्यूम है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। वो हमारा सबसे पहला जो रोल है वो होगा। टू मेंटेन नॉर्मल कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करना सेकंड गोल होगा। टू मेंटेन इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, जो गैस एक्सचेंज है जो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है उसको ठीक से करवाना पड़ेगा पेशेंट के अंदर, उससे रिगार्डिंग ट्रीटमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। पेशेंट विल अचीव टाइमली इन्फेक्शन कंट्रोल, और इन्फेक्शन कंट्रोल करना पड़ेगा। सो नर्सिंग इंटरवेंशंस, अब नर्सिंग इंटरवेंशंस का मतलब है क्या क्या चीज़ें नर्स को करनी पड़ेगी। फर्स्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ऑल इन्वेसिव प्रोसीजर्स मस्ट बी कैरिड आउट विथ असेप्टिक टेक्निक्स आफ्टर केयरफुल हैंड हाइजीन्स। जितने भी प्रोसीजर्स हैं उनको हैंड हाइजीन के बाद केयरफुली फॉलो किया जाना चाहिए। कोलैबोरेशन, द नर्स मस्ट कोलैबोरेट विथ अदर मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम टू आइडेंटिफाई द साइट एंड सोर्स ऑफ सेप्सिस एंड स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व। जो नर्स होती है उसको हॉस्पिटल के सारे हेल्थ केयर मेंबर्स के साथ कोलैब करना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए, और जो कॉज है उसका आइडेंटिफिकेशन अच्छे से करना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ फीवर, नाउ अब मैनेजमेंट ऑफ फीवर को मैनेज करने के लिए द नर्स मस्ट मॉनिटर द पेशेंट क्लोजली फॉर शिवरिंग, मॉनिटर करना चाहिए पेशेंट को प्रॉपरली। नाउ फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज़, नर्स को कुछ फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज़ भी फॉलो करनी पड़ेगी। सो वो क्या क्या है? द नर्स शुड एडमिनिस्टर, नर्स को एडमिनिस्टर करना पड़ेगा आईवी फ्लूइड्स पेशेंट के अंदर, क्योंकि वो हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में है। कुछ मेडिकेशंस है जैसे कि एंटीबायोटिक्स, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेगी। वैसो एक्टिव मेडिकेशंस, क्योंकि वैसो डायलेशन देखने को मिलेगा, सो वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस या मेडिकेशंस देनी पड़ेगी ताकि वेसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो। नाउ मॉनिटर ब्लड लेवल मॉनिटर करना पड़ेगा पेशेंट के अंदर। द नर्स मस्ट मॉनिटर एंटीबायोटिक टॉक्सिसिटी, बर्न, क्रिटेनाइन, WBC, हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, प्लेटलेट्स लेवल, कोagulation स्टडीज़। नर्स को ये सारी चीज़ें मॉनिटर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल स्टेटस,
द नर्स शुड असेस द पेशेंट हीमोडायनेमिक स्टेटस। नर्स को पेशेंट का हीमोडायनेमिक स्टेटस क्या बोलते हैं असेस करना पड़ेगा। फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट है उसका जो चार्ट है उसको मेंटेन करना पड़ेगा और न्यूट्रिशनल स्टेटस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। नाउ लास्ट इवैल्यूएशंस। ये जितने भी हमने नर्सिंग रोल्स पढ़े हैं इन सबको अप्लाई करने के बाद क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। फर्स्ट, पेशेंट डिस्प्ले हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी, यानी कि जो पेशेंट है उसके अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम हमें मेंटेन देखने को मिलेगा। मेंटेन्ड नॉर्मल कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट है जो पर मिनट जो हार्ट से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो हमें नॉर्मल देखने को मिलेगा। मेंटेन इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, जो गैस एक्सचेंज था जो इम्पेयर्ड था वो हमें प्रॉपरली देखने को मिलेगा। पेशेंट अचीव्ड इन्फेक्शन कंट्रोल, और पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।